एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के अंतर्गत हम आज देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं तथा उनसे हम समीकरण कैसे बनाएंगे। दो चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है ना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे तो आपको याद रखना है जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है तो आपको याद रखना है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं। और बनता क्या है तो आपको याद रखना है उत्पाद बनता है। ठीक है, क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ये उत्पाद है। ठीक है, क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों का निर्माण हो। साथ में रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है तो आपको बताना है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं तो आपको बताना है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। क्लियर क्या दिया है? ऐसे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ऐसे रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ है ना जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। समझ में आया? दूसरा दूसरा आपको याद रखना है ऐसे पदार्थ है ना जो रासायनिक अभिक्रिया में है ना जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उनको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं है ना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और अभिकारक किसे कहते हैं। तीनों को कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार हम वापस आपको रिवाइज करवाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों का निर्माण होता है। याद रखना, ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुणों का क्या होता है? नए गुणों का निर्माण होता है या नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है ना, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उत्पाद कहलाते हैं। तो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हैं जरा ध्यान देना। एक तो सबसे अच्छी जो रासायनिक क्रिया है वो भोजन का पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जंग लगना। तीसरा क्या है? जंग लगना। और जो चौथा है वो मैग्नीशियम फीते का जलना। और नेक्स्ट है दही का बनना। ठीक है, दूध से दही बन रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बन रहा है। मैग्नीशियम फीते का जलना, लोहे पर जंग लगना, श्वसन, ठीक है, और भोजन का पाचन, ये सारी की सारी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है ना। इसमें दो शब्द आए हैं। सबसे पहला जो शब्द है अभिकारक, ठीक है, दूसरा है उत्पाद। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं? जिसमें हमने आपको बता दिया जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। तो भाग लेने वाले पदार्थों को भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के दौरान जो बनता है, बनने वाले पदार्थ, ठीक है, बनने वाले पदार्थ जो होते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक है ना, अभिकारक के रूप में किसको लिए, जिंक को, ठीक है, अभिकारक के रूप में किसको लिए, जिंक को, ठीक है। और इसके साथ किसको मिला दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो आपको बताना है H2SO4। और ये एरो है, ठीक है। एरो में क्या बन रहा है, तो आपको बताना है, यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, सॉरी वापस बता रहा हूँ, जिंक हमने लिया और क्या लिया, H2SO4 ले लिया, साथ में क्या बना, जिंक सल्फेट बना, याद रहेगा क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस H2। H2 मतलब क्या, गैस। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है, अभिकारक, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है वो क्या है, तो आपको बताना है उत्पाद है। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना हुआ पदार्थ है, ठीक है, समझ में आया हुआ। और जब पदार्थों को उनके सूत्र के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, तो जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक समीकरण। समझो, क्या समझ में आया, रासायनिक अभिक्रियाओं के पदार्थों को जब हम सूत्र में व्यवस्थित जमा देते हैं, एक साइड अभिकारक, बीच में एरो और फिर उत्पाद, है ना, सूत्र के रूप में लिख देते हैं, तो वो किस रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, समीकरण, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। आपको क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए, है ना, किससे निरूपित की जाती है, तो आपको याद रखना है समीकरण से। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक एवं अभिकारक तथा उत्पाद के रासायनिक सूत्रों की भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। कौन सी अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, भौतिक अवस्था के साथ। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप है, याद रखना, ताप है, दाब है, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए द्रव संरक्षण का नियम पर आधारित होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो द्रव है, द्रव संरक्षण का नियम क्या है, कोई पूछे तो आपको बताना है, द्रव संरक्षण का एक नियम है जिसको किसने दिया था, लेवजिए ने दिया था, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला द्रव्यमान होता है वो ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में के पहले, है ना, अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या के समान होना चाहिए। मतलब दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए, अभिकारकों की संख्या और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की या तत्वों की संख्या समान होना चाहिए। तो वो समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, है ना, बॉक्स बना लिए। फिर यहाँ Fe की मात्रा कितनी है, एक, और इधर कितनी है, दो, ठीक है, तो दो कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, दो, इधर कितनी है, दो, सही है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, एक, और इधर कितनी है, चार। तो मतलब संतुलित नहीं है, किसी में ज़्यादा है और किसी में तत्वों की संख्या कम और ज़्यादा है। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक है, तो इस प्रकार का संतुलित कर लेते हैं। चौथे स्टेप में सभी तत्वों के परमाणु को 3 की भांति संतुलित कर लिए जाते हैं। 3 की भांति मतलब 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 Fe हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, है ना,
तो इस प्रकार के सभी तत्वों की संख्या दोनों ओर कैसी हो जाती है, समान। Fe की संख्या कितनी, 3, तो यहाँ पर भी 3। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी 8। ठीक है, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4। तो मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है वो संतुलित समीकरण हो जाता है। आविष्कार के उत्पादन की भौतिक अवस्था लिखना रहता है। ठोस है तो एस, द्रव है तो एल, गैस है तो जी, और जलीय है तो ए क्यू। तो Fe जो है वो लोहा है, उसे ठोस अवस्था में पाया जाता है। जल है ना, H2O है, वो गैसीय अवस्था में है। और H2O3 है ना, आयरन ऑक्साइड है, वो ठोस अवस्था में है। और हाइड्रोजन क्या है, गैसीय अवस्था में है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः है ना कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है मुख्यतः ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, 4 या 5 प्रकार की। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है वो उस प्रकार को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो याद रखना, संयोजन में मिल जाएंगे, याद रखेंगे। संयोजन में क्या करेंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एकल उत्पाद का। जैसे यहाँ ए और बी दो उत्पाद हैं, और सॉरी अभिकारक हैं, और सी एक उत्पाद है। मतलब दो अभिकारक से एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देखें, कोयले का दहन। कोयला मतलब कोयला का यदि ठोस कोयले को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और क्या बनाता है, तो आप याद रखना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दूसरा जल का निर्माण। H2 और O2 का संयोजन करेंगे तो H2O बनेगा। तो कौन सी अभिक्रिया है, तो आप याद रख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है, बुझा हुआ चूना बनाता है ना। तो मतलब ये तीनों अभिक्रिया कैसी है, संयोजन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया में भी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक ऊष्माक्षेपी होती है ना, एक कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी। जिन अभिक्रियाओं के उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें उत्पाद तो बने साथ में उसमें क्या निकले, ऊष्मा निकले। ऊष्मा जिस अभिक्रिया के अंदर से निकलती है, ऊष्मा जिस अभिक्रिया के अंदर से निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, उदाहरण के लिए श्वसन। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, ऑक्सीजन ली, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में है ना उत्पाद के रूप में बदल जाती है और ऊष्मा हमको प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब हम श्वसन एक कौन सी अभिक्रिया है, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साथ में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। जब एक अभिकारक दो पदार्थों में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उत्पाद दो या दो से अधिक प्राप्त होते हैं। इसमें भी प्रकार है, ऊष्मीय वियोजन होता है, वो ऊष्मा के कारण होता है। ठीक है, जैसे FeSO4, फेरस सल्फेट को यदि हम टुकड़े करेंगे तो यो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो फेरस सल्फेट है उसके कई टुकड़े हो गए, मतलब कई उत्पाद बन गए। तो कई उत्पाद बन रहे हैं, मतलब ये कौन से वो क्रिया हो रही है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। पहले फेरस सल्फेट का रंग कैसा था, हरा रंग था। फिर वो कैसा हो गया, फेरिक ऑक्साइड का रंग भूरा रंग हो गया। फिर चूने का पत्थर है ना, चूने का पत्थर कैसा होता है, सॉलिड होता है, जिसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। वो ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। और विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन का अर्थ होता है जब हम किसी भी
पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो वियोजित हो जाता है। जैसे जल के अंदर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। इसको हम बोलते हैं विद्युत वियोजन। ठीक है। प्रकाशीय वियोजन भी होता है। जैसे प्रकाशीय वियोजन में आपको मैं बता दूं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए HgCl। HgCl क्या है? तो आपको बताना है सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वो सिल्वर को अलग और क्लोराइड को अलग कर देता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके कारण वो तोड़ जाती है। तो ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं और ऊष्मा शेपी किसे कहते हैं? मतलब जिसको तोड़ने, जिन पदार्थों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत हो, ऊष्मा शोषी, और जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोनों में डिफरेंट समझना। ठीक है साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के उस यौगिक से विस्थापित हो जाता है। जैसे फेरिक है ना, फेरिक क्या है? अत्यधिक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के साथ क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो फेरिक जो लोहा है वो कॉपर को से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। तो फेरिक सल्फेट बना लेता है और कॉपर बाहर निकल जाता। ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। ठीक है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा फेरिक का रंग हो जाता है। जिंक कॉपर से अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक और कॉपर में कौन अत्यधिक क्रियाशील है? तो आपको बताना है जिंक, जो जिंक है, जिंक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। याद रखना इसको, इस पॉइंट को याद रखना स्टूडेंट। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला पॉइंट है कि जिंक और कॉपर में कौन सी धातु अत्यधिक क्रियाशील है? तो आपको बताना है जिंक अत्यधिक अत्यधिक क्रियाशील है। ठीक है। दूसरा द्विविस्थापन, मतलब जहां पर है ना दोनों उत्पादन करने वाले दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों के आदान प्रदान से। ठीक है। द्विविस्थापन कहलाता है। इसी में हम एक और अभिक्रिया देखते हैं, अपचयन और उपचयन। उपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा हो और हाइड्रोजन कम हो रहा हो तो उपचय अभिक्रिया कहते हैं। और जस्ट इसके उल्टे, जैसे उदाहरण के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया है? C+O2 आपस में क्रिया करके CO2 बनाता है। इसमें उपचयन है कि अपचयन है? तो आपको बताना है उपचयन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का डिमिशन हो रहा है। डिमिशन मतलब कमी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन के अणु परमाणुओं में संख्या में कमी हो रही हो और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो रही हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है ना, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इस अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचय और अपचय दोनों हो रही है। इस अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अपचय और उपचय दोनों साथ साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने वाला दमदार क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचय और अपचय दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखो उपचय अभिक्रियाओं के कुछ प्रभाव दिए हैं दैनिक जीवन में। जैसे लोहे की धातुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर पतली परत पर है ना चढ़ना, ये सब क्या है?
प्रभाव हैं। किसके प्रभाव हैं? तो उपचयन अभिक्रिया के। फिर नेक्स्ट है विकृत गंधता। विकृत गंधता किसे कहते हैं, है ना? तो आपको बताना है, वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। उपचयित मतलब उसमें उपचयन की क्रिया हो जाती है। उपचयन की क्रिया के कारण उसमें से, है ना, स्वाद काय में परिवर्तित हो जाता है? गंध में। स्वाद काय में हो जाता है? गंध में। उसमें से गंध आना चालू हो जाती है, तो उसे विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है। विकृत गंधता रोकने के उपाय: प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, है ना, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलता द्वारा भी हम विकृत गंधता को रोक सकते हैं। विकृत गंधता मतलब जो खाद्य सामग्री है वो जो स्वादिष्ट है, वो कुछ दिनों बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें से गंध आना चालू हो जाती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का जो टॉपिक था, एनसीईआरटी बुक कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। आज इतना ही काफ़ी। अगला, यदि आप चाहते हो कि अगला वीडियो हम एनसीईआरटी बुक चैप क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पढ़ाएं, तो उसके लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करें। और साथ में हम आपको बता दें कि इस लेसन का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे नीट में, और साथ में अभी बहुत सारे योजनाएं हैं जैसे आकांक्षी योजना है, जिसमें नीट की फ्री तैयारी करवाई जा रही है ना, आकांक्षा योजना के अंतर्गत उसमें भी सिलेक्शन मांगते हैं। तो सिलेक्शन के दौरान ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चाहते हो कि इन छोटे छोटे क्वेश्चनों पर भी हमारा एक लेक्चर बने, तो उसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे हमारा द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो सभी बच्चों तक पहुँचे। और हमारे पढ़ाने में कोई कमी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अवश्य बताएं, उस कमी को हम अवश्य सुधारेंगे। धन्यवाद।